आज का हमारा ये सेशन ना उन सभी छात्रों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है जो अपनी परीक्षाओं की जी जान से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि परीक्षा का समय वैसे भी काफी तनावपूर्ण होता है। एकदम सही। और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी हाँ। लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से मेहनत की जाए ना तो मंजिल वाकई आसान हो जाती है। बहुत सही बात कही आपने। स्मार्ट वर्क आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का विषय है भारत की जनगणना 2011। जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए। हाँ, क्या बात है। मतलब आज का सेशन काफी धमाकेदार होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल उन नीरस उबाऊ आंकड़ों को पढ़ना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। सही कहा। हम ना मजेदार ट्रिक्स और कुछ कमाल के विजुअल्स के जरिए इन तथ्यों को हमेशा के लिए आपके दिमाग में छापने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा के दबाव में अक्सर आंकड़े भूल जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि जब भी हम जनगणना शब्द सुनते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि ये बस सरकारी फाइलों और नंबरों का एक अंबार है। हाँ, एकदम बोरिंग सा। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो ये आंकड़े किसी भी देश की धड़कन होते हैं। धड़कन? वो कैसे? मतलब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तय करते हैं कि हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जाने वाला है। अरे वाह, इसी भविष्य वाली बात से मुझे 2011 की जनगणना का वो आदर्श वाक्य यानी मोटो याद आ गया। हाँ, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बिल्कुल, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इस पूरे विशाल अभियान के जो जनगणना आयुक्त थे ना, वो सी चंद्रमौली थे। जी, चंद्रमौली जी के नेतृत्व में ये काम हुआ था। और अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें, अच्छा। तो 2011 के अनुसार ये 121 करोड़ दर्ज की गई थी। बाप रे, 121 करोड़। हाँ, मतलब पूरी दुनिया की आबादी का लगभग 17.5% हिस्सा। दुनिया का हर छठा या सातवां इंसान भारतीय है। ये तो है। तो मतलब जैसे अगर दुनिया के 100 लोगों का एक कमरा हो, हाँ। तो उसमें से 17.5 लोग सिर्फ भारत से होंगे। ये उदाहरण बहुत सटीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इतनी बड़ी आबादी को गिनना सिर्फ एक प्रशासनिक काम है, या इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। अच्छा। हाँ। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो मोटो है, उसका अर्थ यही है कि ये 121 करोड़ का आंकड़ा ही ये तय करता है कि हमें मतलब सरकार को कितने नए स्कूल खोलने हैं, कितने अस्पताल बनाने हैं। ओह, मतलब बुनियादी ढांचा इसी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, कितने युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करनी है। ये तो बहुत अहम पॉइंट है। तो ये सिर्फ कागजी काम नहीं है, ये देश की प्लानिंग का बेस है। समझ गई। अब राज्यों के डेटा में गोता लगाने से पहले हमें दशकीय वृद्धि दर यानी डेकेडल ग्रोथ को भी समझना होगा। हाँ, जो कि एक दशक में आबादी कितनी बढ़ी वो बताता है। और ये दर थी 17.7%। जी, 17.7%। अब यहाँ ना परीक्षा में बहुत कंफ्यूजन होता है। 17.5% कुल आबादी का हिस्सा है और 17.7% वृद्धि दर है। हाँ, अक्सर छात्र इन दोनों 17 वाले आंकड़ों में उलझ जाते हैं। ट्रिक है कि 17 पर खतरा था, इसलिए 17.7% वृद्धि हुई। अरे वाह, 17 पर खतरा था, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना? अब जब हमें पता चल गया है कि आबादी कितनी विशाल है, तो अगला स्वाभाविक सवाल ये आता है कि भाई ये इतने सारे लोग रहते कहाँ हैं? बिल्कुल, राज्यों का वितरण समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो 4 राज्य हैं, उनमें नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, हमेशा की तरह। दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर है पश्चिम बंगाल। ये टॉप 4 हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम, जी। अब इस क्रम को याद रखने के लिए भी एक बहुत मजेदार ट्रिक है। यूपी ने महाबिहार को बंगाल में पछाड़ा। क्या बात है, यूपी ने महाबिहार को बंगाल में पछाड़ा। हाँ, यूपी से उत्तर प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, बिहार से बिहार और बंगाल से पश्चिम बंगाल। और सिक्किम के लिए क्या ट्रिक है? सिक्किम के लिए है जनसंख्या के मामले में सिक्के जितने कम लोग। ओहो, सिक्के से सिक्किम, ये विजुअल तो बहुत ही शानदार है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात बहुत हैरान करती है। क्या? मतलब अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी अपने आप में दुनिया के कई बड़े देशों से भी ज्यादा है। ये बात तो है।
अगर मैं तुलना करूँ ना, तो यूपी ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा खचाखच भरा हुआ स्टेडियम हो। बिल्कुल। और सिक्किम उसी स्टेडियम के बाहर एक शांत सा वीआईपी लाउंज हो। बहुत खूब। तो ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ नदियां और उपजाऊ जमीन ही इसका कारण है? देखिए, अगर हम इसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें ना, तो भौगोलिक परिस्थितियां मानव बसाव को बहुत हद तक तय करती हैं। वो कैसे? जैसे उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, हाँ। वहाँ नदियां हैं, जमीन उपजाऊ है, वो हमेशा से बड़ी आबादी को अपनी तरफ खींचते आए हैं। हाँ, खेती के लिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सिक्किम को देखिए, पूरा पहाड़ी इलाका है, वहाँ घर बनाना, खेती करना सब बहुत मुश्किल है। मतलब प्रकृति ने ही एक लिमिट तय कर दी है। एकदम सही। जो जमीन जितना भार सह सकती है, वहाँ उतनी ही आबादी पनपती है। और भार से मुझे याद आया जनसंख्या घनत्व, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आबादी का अधिक होना एक बात है, लेकिन उनके पास रहने के लिए कितनी जगह है, ये एक बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल अलग कहानी है। अगर हम राष्ट्रीय औसत देखें, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382। जी। लेकिन राज्यों में तो ये अंतर इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। हाँ, चरम सीमा पर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। आपको पता है कितना? कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बाप रे, 1106, ये तो बहुत ज्यादा है। और सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में, जहां मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सिर्फ 17? ये तो बिल्कुल खाली है। हाँ, और इसे याद रखने की ट्रिक बहुत सरल है, बिहारी अरुण। अच्छा, बिहारी से बिहार सबसे ज्यादा और अरुणाचल से अरुणाचल सबसे कम। बिल्कुल। अब यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। ऐसा क्या है? पीडीएफ में ना एक बहुत ही बेहतरीन कांच के बक्से, यानी ग्लास बॉक्स वाला चित्र दिया गया है। वो कैसे समझाता है? मतलब जब आप बिहार वाले कांच के बक्से को देखते हैं ना, तो वो आकारों से इतना ठसाठस भरा है, मानो मुंबई की कोई खचाखच भरी लोकल ट्रेन हो। अरे हाँ, मुंबई की लोकल। और दूसरी तरफ अरुणाचल का बक्सा एकदम खाली सा लगता है। ये विजुअल वाकई दिमाग में छप जाने वाला है। लेकिन यहाँ मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है। अरुणाचल का घनत्व 17 है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, वो दशकीय वृद्धि दर। बिल्कुल, वो वृद्धि दर वाली 17 का खतरा वाली ट्रिक। सही पकड़े आप। अरुणाचल का घनत्व भी 17 है और दशकीय वृद्धि दर भी 17.7 है, जिसमें 17 का खतरा था। ये दोनों तथ्यों को एक साथ याद रखने का एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक तरीका है। एक ही नंबर से दो अलग अलग चीजें याद हो गई। अच्छा, हमने संख्या की बात कर ली, रहने की जगह की बात कर ली, जी। लेकिन लोगों के जीवन की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये भी तो देखना होगा। और वो देखने के लिए हमें लिंगानुपात और साक्षरता दर की ओर मुड़ना होगा। ये समाज का असली आईना होते हैं। सही कहा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 943, ठीक है। लेकिन जो शिशु लिंगानुपात है, यानी 0 से 6 वर्ष की उम्र का, वो मात्र 919 है। ये काफी चिंताजनक आंकड़ा है। और इन दोनों को, मतलब राज्यों के हिसाब से याद रखने की ट्रिक है केरल की हरियाली। अच्छा, केरल की हरियाली, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब केरल सबसे ऊपर है 1084 महिलाओं के साथ, और हरियाली से हरियाणा जो सबसे नीचे है 879 के साथ। बहुत बढ़िया ट्रिक है। केरल टॉप पर, हरियाणा बॉटम पर। अब अगर साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट की बात करें, तो कुल दर है 74.04%, जी। जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 82.14% और महिलाओं की है 65.46%। यहाँ ही काफी अंतर है। और राज्यों के लिए ट्रिक है केरल में जाकर मीजो बिहार रोया। केरल में जाकर मीजो बिहार रोया, क्या बात है। हाँ, केरल 94% के साथ सबसे ऊपर है। मीजो यानी मिजोरम 91.3% के साथ दूसरे नंबर पर है। और बिहार रोया मतलब बिहार 61.8% के साथ सबसे नीचे है। समझ गए, ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज बहुत खटक रही है। क्या बात खटक रही है?
देखिए, पुरुष साक्षरता 82% से ज्यादा है और महिला साक्षरता सिर्फ 65% के आसपास। ये इतना विशाल अंतर क्यों है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़े ना, तो ये अंतर सीधा हमारे समाज की पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है। मतलब एजुकेशन में भी भेदभाव? बिल्कुल, जहाँ संसाधनों की कमी होती है, वहाँ अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। ये तो बहुत ही दुखद है। और आपने देखा होगा, केरल साक्षरता और लिंगानुपात दोनों ही सूचियों में गोल्ड मेडल जीत रहा है। हाँ, दोनों में नंबर 1 है। क्योंकि वहाँ ऐतिहासिक रूप से शिक्षा पर और महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत पहले से काम शुरू हो गया था। शिक्षा और बेहतर लिंगानुपात के बीच एक सीधा संबंध है। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। लेकिन अगर शिक्षा से सब कुछ बेहतर होता है, तो फिर शिशु लिंगानुपात 919 पर क्यों गिर गया? ये तो सामान्य लिंगानुपात से भी कम है। देखिए, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के मैं ये कहना चाहूंगी कि ये शिशु लिंगानुपात का कम होना भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक चेतावनी है, एक वार्निंग साइन है। वार्निंग साइन? वो कैसे? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि शिक्षा के साथ साथ जब नई तकनीक जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह समाज में आती हैं, तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। ओह, मतलब तकनीक का गलत इस्तेमाल। बिल्कुल। और इसी वजह से शिशु लिंगानुपात में ये गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। ये सच में बहुत गंभीर है और ये दिखाता है कि सिर्फ साक्षर होना काफी नहीं है, सोच बदलना भी जरूरी है। एकदम सही बात कही आपने। खैर, अब देश की जनसांख्यिकी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें समाज के एक और महत्वपूर्ण ताने बाने को समझना होगा। आप एससी और एसटी के भौगोलिक वितरण की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वितरण। और सच कहूं तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला हिस्सा होता है। हाँ, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इसमें कुल जनसंख्या और प्रतिशत के आंकड़े अलग अलग हैं। तो एससी के लिए ट्रिक है, यूपी के पंजाब में एससी। यूपी के पंजाब में एससी मतलब कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी आबादी यूपी में है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक पंजाब में है। अच्छा, कुल में यूपी और प्रतिशत में पंजाब। हाँ, और एसटी के लिए ट्रिक है, एमपी के मिजो में एसटी। इसका मतलब कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एसटी आबादी मध्य प्रदेश यानी एमपी में होगी। बिल्कुल, और प्रतिशत में सर्वाधिक मिजोरम या लक्षद्वीप में है। लेकिन ये कुल और प्रतिशत का जो अंतर है ना, ये परीक्षा हॉल में बहुत परेशान करता है। इसीलिए तो मैंने एक पिज्जा वाला उदाहरण सोचा है। अरे वाह, पिज्जा का उदाहरण बताइए जरा। मान लीजिए कुल जनसंख्या एक बहुत बड़ा पिज्जा है। ठीक है, मान लिया। अब क्योंकि यूपी या एमपी आकार और आबादी में बहुत बड़े हैं, तो वहाँ आपके पास उस सबसे बड़े पिज्जा की सबसे ज्यादा स्लाइस है। ये हो गया कुल जनसंख्या वाला मामला। अच्छा, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स। हाँ, और प्रतिशत का मतलब है कि भले ही पिज्जा छोटा हो, जैसे पंजाब या मिजोरम के मामले में, लेकिन उस छोटे पिज्जा का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा ही आपका है। क्या बात है! ये पिज्जा वाले उदाहरण ने तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, है ना? उसमें ग्लोब और पाई चार्ट के जरिए इस चीज को इतनी खूबसूरती से दर्शाया गया है ना, कि परीक्षा में छात्र जो अक्सर कुल संख्या और प्रतिशत के सवालों में गलती करते हैं, हाँ, बहुत आम गलती है ये, वो भ्रम इस ट्रिक और इन पाई चार्ट्स के बाद हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बिल्कुल दूर हो जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे यूपी ने महाबिहार को पछाड़ा और बिहारी अरुण जैसी मजेदार ट्रिक्स ने, और वो 17 का खतरा। हाँ बिल्कुल, इन सब ने मिलकर 2011 की जनगणना के इस भारी भरकम और बोरिंग से विषय को एक मजेदार खेल बना दिया है। वाकई स्मार्ट रिवीजन इसी को कहते हैं। लेकिन जाने से पहले क्या आपके पास हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम विचार है? हाँ, एक बात मैं जरूर छोड़कर जाना चाहूंगा। बताइए। देखिए, ये सोचकर देखिए कि 2011 का ये डेटा अब 1 दशक से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। हाँ, बहुत समय बीत चुका है। तो जब तक अगली जनगणना के नए आंकड़े नहीं आ जाते, तब तक जरा सोचिए। क्या सोचे? कि साक्षरता का वो जो विशाल फासला था, या जो जनसंख्या का घनत्व था, आज जमीनी हकीकत में वो कितना बदल चुका होगा। ओहो, ये तो सच में सोचने वाली बात है। क्या वो कांच का बक्सा अब और भी ज्यादा भर गया होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो दोस्तों, याद रखें, सफलता के लिए ना निरंतर रिवीजन बहुत आवश्यक है। जी हाँ, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए इस मास्टर पीडीएफ को सुरक्षित रखें और बार बार दोहराएं। और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए जुड़े रहें। हेलो सभी को, और आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही खास और बड़े विषय पर डीप डाइव करने वाले हैं। आज हमारा फोकस रहेगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 106 तक का संपूर्ण निचोड़ कवर करने पर।
हाँ, और इस पूरे कंटेंट को विशेष रूप से सिविल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार किया गया है ना? बिल्कुल, ताकि जो जरूरी फैक्ट्स हैं वो एक ही जगह समझ आ जाएं। मैं इस डीप डाइव को लेकर सच में काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतने सारे अमेंडमेंट्स एक साथ देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। एक ही क्रोनोलॉजिकल क्रम में इतनी जल्दी इतने सारे अमेंडमेंट सीखने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तो ठीक है, फिर बिना देर के शुरू करते हैं। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ, देखते हैं। देखो, इस स्लाइड में हमें भारत के नक्शे के साथ एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट जैसा आइकॉन दिखाई दे रहा है, और एक बॉक्स में फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लिखा है। तो 1951 में ही पहला संशोधन हो गया था। इसमें क्या डिटेल्स लिखी हैं? हाँ, इसमें लिखा है कि 9वीं अनुसूची यानी 9th स्केड्यूल जोड़ी गई, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और भाषण पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बने। एक डाउट है, ये 9th स्केड्यूल में ब्रैकेट में क्या लिखा है? अच्छा, वो ब्रैकेट में लिखा है लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। ओह, ठीक है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि 1951 में ही पहला बदलाव समाज सुधार के लिए किया गया। चलो अब अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। हाँ, इस नई स्लाइड में भारत के नक्शे के ऊपर 2 कनेक्टेड बॉक्सेस दिख रहे हैं। एकदम सही। एक बॉक्स में 7वें संशोधन की डिटेल्स हैं और दूसरे में परिणाम यानी रिजल्ट लिखा है। डिटेल्स में क्या है? डिटेल्स में लिखा है कि फजल अली आयोग की सिफारिशें लागू हुई, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ और पार्ट 7 यानी राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गईं। इसका परिणाम क्या निकला? रिजल्ट वाले बॉक्स में लिखा है कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाषा के आधार पर भारत का नया स्वरूप सामने आया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस स्लाइड में नक्शे के पश्चिमी तट पर यानी वेस्टर्न कोस्ट पर दादरा और नगर हवेली और गोवा मार्क किए गए हैं। हाँ, इसमें बताया गया है कि 10th अमेंडमेंट 1961 से दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल हुए और इन्हें पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। और गोवा के बारे में क्या है? 12th अमेंडमेंट 1960 से गोवा, दमन और दीव भारत का हिस्सा बने, इन्हें यूटी का दर्जा मिला और ऑपरेशन विजय यानी पुलिस एक्शन हुआ। एक मिनट, गोवा को किस ऑपरेशन के तहत शामिल किया गया? यहाँ साफ साफ लिखा है ऑपरेशन विजय पुलिस एक्शन। ठीक है, याद रहूंगा। इन संशोधनों से विदेशी कब्जे वाले हिस्से भारत से जुड़े। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस बार नक्शे पर पुदुचेरी और नागालैंड की ओर लाइनें आ रही हैं। हाँ, देखो इसमें 14वां संशोधन 1962 के बारे में लिखा है कि पुदुचेरी भारत में शामिल हुआ और वहां विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन हुआ। और नागालैंड? 13वां संशोधन 1962 से नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला और आर्टिकल 371A के तहत विशेष प्रावधान लागू हुए। पुदुचेरी पहले किसके कब्जे में था? यहाँ लिखा है फ्रांसीसी कब्जे में। अच्छा, फ्रांसीसी। तो 1962 में नए राज्य और क्षेत्रों का एकीकरण जारी रहा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट के नक्शे पर एक स्पीच बबल आइकॉन बना है और मेघालय को पॉइंट किया गया है। सही पकड़ा। स्पीच बबल इसलिए क्योंकि 21वां संशोधन 1967 से 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई। और मेघालय? 22वें संविधान संशोधन 1969 से मेघालय असम से अलग होकर नया राज्य बना, जिसे स्वायत्ता राज्य या ऑटोनोमस स्टेट कहा गया। ये सिंधी 8वीं अनुसूची की कौन सी नंबर की भाषा बनी? यहाँ ब्रैकेट में लिखा है 15वीं भाषा। गॉट इट, 15वीं भाषा। भाषा और राज्यों के विस्तार का ये एक और चरण था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इस नक्शे में सिक्किम राज्य को हाईलाइट करके 2 बॉक्स दिखाए गए हैं। बिल्कुल, पहले बॉक्स में लिखा है 35वां संविधान 1974, जिससे सिक्किम को सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला और आर्टिकल 2A जोड़ा गया। और दूसरे बॉक्स में? दूसरे में 36वां संविधान 1975, इससे सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बना, जो जनमत संग्रह के बाद शामिल हुआ। पूर्ण राज्य बनने से पहले सिक्किम क्या था? यहाँ पहले बॉक्स के हिसाब से सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट था। समझ गई। सिक्किम की भारत में एंट्री इन 2 संशोधनों से पूरी हुई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक किताब, शायद कॉन्स्टिट्यूशन का आइकन है और उसके ऊपर लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। हाँ, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 की स्लाइड है। इसमें बताया है कि प्रस्तावना या प्रियम्बल में 3 नए शब्द जुड़े,
समाजवादी, सेक्युलर और अखंडता। अच्छा, और कुछ भी जुड़ा? हाँ, मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटीज के लिए भाग 4A और आर्टिकल 51A जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाना बिल्कुल सही है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक हथौड़ा यानी गैवल और एक पेड़ का आइकन दिख रहा है। ये उसी 42nd संशोधन का दूसरा हिस्सा है। इसमें लिखा है कि शक्ति और प्रशासन में राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी किया गया। अच्छा। और लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया। साथ ही समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में 5 विषय राज्य सूची से आए: शिक्षा, वन, वन्यजीव, नावतौल, न्याय प्रशासन। लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था? यहाँ लिखा है 5 से 6 वर्ष। पूरा 1 साल बढ़ा दिया। प्रशासन और शक्तियों के बंटवारे में ये एक बड़ा बदलाव था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक शील्ड यानी ढाल का आइकन है और इसमें 2 जीके बॉक्स भी बने हुए हैं। सही कहा। जीके बॉक्स 1 में लिखा है 44th अमेंडमेंट 1978 के बारे में। संपत्ति का अधिकार यानी प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार यानी 831 से हटाया और कानूनी अधिकार यानी 8300A बनाया गया। और दूसरे जीके बॉक्स में क्या है? जीके बॉक्स 2 आपातकाल या इमरजेंसी पर है। इसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रेबेलियन शब्द आया। और आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होंगे, ये भी लिखा है। संपत्ति का अधिकार अब कौन से आर्टिकल में है? 8300A में। ये जीके बॉक्स वाले पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। संपत्ति का अधिकार और आपातकाल के ये नियम परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। तब तो इसे अच्छे से याद रखना होगा। बिल्कुल। 44th संशोधन ने 42nd के कई सख्त नियमों को संतुलित किया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक हाथ से रुकने यानी स्टॉप का आइकन है और एक बैलेट बॉक्स का आइकन है और साथ में 2 जीके बॉक्स दिख रहे हैं। देखते हैं। जीके बॉक्स 1 में है 52nd अमेंडमेंट 1985। इसमें दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ की बात है और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जीके बॉक्स 2 में? बॉक्स 2 में है 61st अमेंडमेंट 1989, जहां मतदान आयु 21 से 18 वर्ष की गई, राजीव गांधी सरकार के दौरान। मतदान की उम्र 18 साल किस सरकार के समय हुई? राजीव गांधी सरकार के समय। ये दोनों जीके बॉक्स भी एग्जाम के लिए जरूरी लग रहे हैं मुझे। हाँ, चुनाव से जुड़े होने के कारण ये सबसे अहम सवाल बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है। चुनाव और नेताओं के नियम यहाँ से बदल गए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस नक्शे में गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ लाइनें खींची है और 3 जीके बॉक्स दिए गए हैं। हाँ। जीके बॉक्स 1 बताता है 53rd अमेंडमेंट 1986 के बारे में, जिससे मिजोरम 23वां राज्य बना। जीके बॉक्स 2 में है 55th अमेंडमेंट 1986, जिससे अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। और तीसरा बॉक्स? जीके बॉक्स 3 में है 56th अमेंडमेंट 1987, जिससे गोवा देश का 25वां राज्य बना। गोवा देश का कौन सा राज्य बना? यहाँ देखो 25वां राज्य। ये जीके बॉक्सेस से मुझे लगता है राज्यों का ये क्रम एग्जाम में पूछा जा सकता है ना? एकदम सही। राज्यों का ये सीक्वेंस एग्जाम्स में जरूर आता है। भारत को अपने 23वें, 24वें और 25वें राज्य मिले यहाँ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ दिल्ली के ऊपर चमकते हुए रिंग्स है और एक बड़ा जीके बॉक्स है। ये 69th अमेंडमेंट 1991 की बात कर रहा है। इससे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का दर्जा मिला। बॉक्स में और क्या डिटेल्स हैं? इसमें लिखा है कि आर्टिकल 239A जोड़ा गया और 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन हुआ। दिल्ली में कितने सदस्यों की विधानसभा बनी? 70 सदस्य। NCR और इस नए आर्टिकल की वजह से ये जीके बॉक्स भी इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। हाँ, दिल्ली का NCR दर्जा और आर्टिकल 239A एग्जाम के लिए बिल्कुल क्रिटिकल है। समझ गई। राजधानी दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा यहाँ से विशेष बन गया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक प्राचीन स्क्रोल जैसा आइकन है जिस पर कुछ टेक्स्ट लिखा है। हाँ, ये 71st अमेंडमेंट 1992 की स्लाइड है। इससे 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई: नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसमें ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है। हाँ, वो ट्रिक है, नमक। ये याद रखने की ट्रिक क्या है? नमक। N से नेपाली, M से मणिपुरी और K से कोंकणी। अच्छा, ये तो काफी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से ये 3 नई भाषाएं आसानी से याद हो जाएंगी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक घर और पेड़ का आइकन है जो गांव जैसा लग रहा है और एक बिल्डिंग का आइकन है जो शहर दिखा रहा है। साथ में 2 जीके बॉक्स भी हैं। बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया। जीके बॉक्स 1 में 73rd अमेंडमेंट 1992 है, जो पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत के बारे में है।
इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय हैं। और दूसरा बॉक्स शहरों के लिए होगा। हाँ, जीके बॉक्स 2 में 74th अमेंडमेंट 1992 है, नगर पालिका या अर्बन बॉडीज पर। इससे 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय हैं। 11वीं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं में 29 और 12वीं में 18 विषय। ये लोकल गवर्नमेंट और ये विषयों वाले दोनों जीके बॉक्स पक्का एग्जाम में आते होंगे। हाँ, लोकल गवर्नमेंट के विषय एग्जाम्स में बार बार आते हैं। गांव और शहर दोनों स्तर पर शासन मजबूत हुआ इन अमेंडमेंट से। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक चमकती हुई किताब का आइकन है और 2 जीके बॉक्स दिए गए हैं। जीके बॉक्स 1 है 86th अमेंडमेंट 2002 पर। इससे शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई मौलिक अधिकार बना। इसे आरटी 21A में रखा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और जीके बॉक्स 2 में क्या लिखा है? जीके बॉक्स 2 है 92nd अमेंडमेंट 2003 के बारे में। इससे 4 नई भाषाएं जुड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसकी ट्रिक दी गई है BDMS। आरटीई में किस उम्र के बच्चे आते हैं? 6 से 14 वर्ष के बच्चे। ये शिक्षा का अधिकार और ये BDMS ट्रिक दोनों जीके बॉक्स एग्जाम्स के लिए जरूरी लगते हैं। बिल्कुल, शिक्षा का अधिकार और BDMS ट्रिक एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा और भाषा दोनों क्षेत्रों में बड़े कदम उठाए गए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में संसद भवन का इमेज है और एक हैंडशेक यानी हाथ मिलाने का आइकन है। 2 जीके बॉक्स भी हैं यहाँ। हाँ, जीके बॉक्स 1 बताता है 91st अमेंडमेंट 2003 के बारे में। इसने मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया, जो अब लोकसभा का 15% से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, और जीके बॉक्स 2? जीके बॉक्स 2 में 97th अमेंडमेंट 2011 है, जिससे सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा मिला भाग 9B में। मंत्रिपरिषद की लिमिट कितनी तय की गई? लोकसभा का अधिकतम 15%। ये दोनों ही जीके बॉक्स पॉलिसी चेंजेस के हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। हाँ, सरकार के आकार पर नियंत्रण और सहकारिता को बढ़ावा दोनों महत्वपूर्ण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस नक्शे में बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ लाइनें हैं और GST लिखा हुआ एक सोने का सिक्का है। साथ ही 2 जीके बॉक्स भी हैं। देखो, जीके बॉक्स 1 में 100th अमेंडमेंट 2015 की डिटेल्स है। ये भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता या LBA के बारे में है, जिसमें 3 बीघा कॉरिडोर का हस्तांतरण हुआ है। और सोने का सिक्का ऑब्वियसली GST के लिए है। हाँ, जीके बॉक्स 2 में 101st अमेंडमेंट 2016 है। इससे GST या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ। वन नेशन वन टैक्स, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। GST कब से प्रभावी हुआ? यहाँ लिखा है 1 जुलाई 2017। ये तो करंट टॉपिक्स वाले जीके बॉक्स लग रहे हैं एकदम। सही पकड़ा, ये ताजा इतिहास के बहुत बड़े बदलाव हैं एग्जाम्स के लिए। सीमा विवाद सुलझा और देश का टैक्स सिस्टम एक हुआ। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में न्याय के तराजू या स्केल्स ऑफ जस्टिस का आइकन है और इस बार 3 जीके बॉक्स दिख रहे हैं। हाँ, ये नई और ताजा अमेंडमेंट्स हैं। जीके बॉक्स 1 है 102nd अमेंडमेंट 2018, जिससे OBC आयोग या NCBC को संवैधानिक दर्जा मिला। जीके बॉक्स 2 में है 103rd अमेंडमेंट 2019, जिसमें EWS यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण मिला। और जीके बॉक्स 3? जीके बॉक्स 3 में 104th अमेंडमेंट 2020 है। इसने SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया और एंग्लो इंडियन सीट समाप्त कर दी। 104th संशोधन में कौन सी सीटें समाप्त की गई? एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त की गई हैं। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के तीनों जीके बॉक्स तो पक्का एग्जाम्स में आएंगे। बिल्कुल, सामाजिक न्याय और आरक्षण के नियम यहाँ अपडेट हुए हैं तो ये आते ही हैं। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। इस आखिरी स्लाइड में संसद के सामने एक महिला का सिलुएट बना है और 2 जीके बॉक्स हैं। हाँ, जीके बॉक्स 1 में 105वां अमेंडमेंट 2021 है, जिससे राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार मिला। और जीके बॉक्स 2 में सबसे लेटेस्ट 106वां अमेंडमेंट 2023 है, यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। 106 संशोधन में महिलाओं को कितना आरक्षण मिला? 33% आरक्षण। ये 106 अमेंडमेंट वाला जीके बॉक्स तो एग्जाम के लिए सच में सुपर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। महिला सशक्तिकरण के साथ हमारा 1 से 106 तक का सफर पूरा हुआ। बहुत ही डिटेल में कवर किया हमने। तो
तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। देखिए, ये सिर्फ संविधान का एक कानूनी अध्याय नहीं है, ये हमारे देश की नींव है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ सवाल है। और हाँ, परीक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान के भाग 2 और सिटीजनशिप एक्ट से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, तो हर अनुच्छेद को समझना जरूरी है। आज की क्लास में हम भारतीय नागरिकता के पूरे सफर को समझेंगे, मतलब संविधान लागू होने से लेकर आज के आधुनिक संदर्भों तक। हम संविधान का भाग 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 कवर करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 1947 के विभाजन की चुनौतियों ने इन कानूनों को कैसे आकार दिया, और फिर नागरिकता अधिनियम 1955 के मुख्य प्रावधान, और अंत में हम OCI, CAA और NRC जैसे जो समकालीन मुद्दे हैं उन पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे, सिर्फ दिए गए तथ्यों के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड है भारतीय नागरिकता गणतंत्र का प्रवेश द्वार। देखिए, नागरिकता ही वो आधार है, वो नींव है जो किसी व्यक्ति को एक देश का पूर्ण सदस्य बनाती है। और इसी सदस्यता से हमें अधिकार मिलते हैं और हमारे कुछ कर्तव्य भी तय होते हैं। पर यह सब इतना सीधा नहीं था, खासकर 1947 में। आप सोचिए, विभाजन का समय था, चारों तरफ अराजकता थी, लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर यहां से वहां जा रहे थे। तो संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल था, भारतीय कौन है। उन्हें शरणार्थियों को अधिकार देने और देश के प्रति उनकी वफादारी तय करने के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना था। सर, इसी स्लाइड में एक विधिक सीमा यानी लीगल नोट लिखा है। उसमें कहा गया है कि संविधान का भाग 2 केवल 26 जनवरी 1950 की स्थिति को परिभाषित करता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये एक स्थायी कानून नहीं था? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और यहीं से ये पूरा टॉपिक खुलता है। इसका मतलब ये है कि ये अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल 5 से 11 एक खास मकसद के लिए बनाए गए थे। उनका काम सिर्फ ये तय करना था कि उस एक विशेष दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन कौन है। ये भविष्य के लिए एक स्थायी, या आप कह सकते हैं कि एक व्यापक नागरिकता कानून नहीं था। अच्छा, तो ये बस एक वन टाइम व्यवस्था थी उस दिन के लिए? बिल्कुल, भविष्य के लिए कानून बनाने की जो शक्ति थी वो संसद को दे दी गई थी, जिसे हम आगे अनुच्छेद 11 में और विस्तार से देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सिद्धांत को समझते हैं। हमारी अगली स्लाइड है नागरिकता का दार्शनिक आधार, एकल नागरिकता। पहले तो ये समझिए कि नागरिक, सिटीजन, और विदेशी, एलियन में क्या फर्क है। नागरिक को पूर्ण राजनीतिक और नागरिक अधिकार मिलते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और कुछ विशेष मौलिक अधिकार भी हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। और विदेशी को? विदेशी को ये राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। हाँ, उन्हें भी कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, ये सबको मिलता है। लेकिन यहाँ जो मुख्य बात है, जो भारत के संविधान की खासियत है, वो है एकल नागरिकता। सर, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे वहाँ कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी। एकदम सही समझा। तो हमारे यहाँ सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, किसी राज्य की नहीं। भारत में राज्यों की कोई अलग नागरिकता नहीं होती। हम सब, चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, केवल और केवल भारत के नागरिक हैं। यही एकल नागरिकता का सिद्धांत है। चलिए अब हम उन संवैधानिक प्रावधानों पर आते हैं जिन्होंने 1950 में ये तय किया कि नागरिक कौन है। सबसे पहले अनुच्छेद 5, इसे हम कह सकते हैं नागरिकता का एंकर। ये उन लोगों के लिए था जो संविधान के लागू होने के समय भारत में ही रह रहे थे, यानी भारत के मूल निवासी। इसके तहत नागरिकता के लिए 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक। पहली, कि उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या दूसरी, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। और अगर ये दोनों शर्तें पूरी ना हो तो तीसरी शर्त थी कि वो व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में साधारण तौर पर रहा हो। यहाँ अधिवास यानी डोमिसाइल का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ रहना नहीं, बल्कि भारत को अपना स्थायी घर बनाने का इरादा भी होना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 6 पर। ये थोड़ा जटिल है, क्योंकि ये विभाजन से जुड़ा है। ये उन प्रवासियों के बारे में है जो पाकिस्तान से भारत आए। और यहाँ एक तारीख, एक कट ऑफ डेट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो तारीख है 19 जुलाई 1948। इस तारीख के आधार पर लोगों को 2 हिस्सों में बांटा गया। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, उन्हें स्वतः नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो लोग इस तारीख को या उसके बाद आए, उनके लिए एक शर्त थी। उन्हें पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना था और उसके बाद पंजीकरण, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य था। सर, एक सवाल है, ये 19 जुलाई 1948 की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका कोई खास कारण था? बहुत प्रासंगिक सवाल है। देखिए, इस तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच परमिट सिस्टम लागू किया गया था।
इसका मकसद था कि दोनों देशों के बीच जो आवाजाही हो रही है उसे नियंत्रित किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए ये तारीख एक दोगल सीमा रेखा बन गई। अच्छा, तो ये परमिट सिस्टम की वजह से था ये, लेकिन दोनों ही मामलों में चाहे कोई तारीख से पहले आया हो या बाद में, एक शर्त सामान्य थी। शर्त ये थी कि उस व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, मतलब जड़ें भारत से जुड़ी होनी चाहिए थी। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस आना चाहते थे। उनके लिए है अनुच्छेद 7, जिसे हम कह सकते हैं वापसी का यू टर्न। इसका नियम बहुत साफ था। जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। तो मतलब उनका भारत का नागरिक होने का अधिकार खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। लेकिन एक अपवाद था, एक रास्ता खुला था। अगर वो व्यक्ति पुनर्वास परमिट यानी परमिट फॉर रीसेटलमेंट लेकर भारत वापस आ गया, तो वो अनुच्छेद 6 की तरह ही पंजीकरण द्वारा नागरिक बन सकता था। मतलब 6 महीने भारत में रहो और फिर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, अनुच्छेद 7 जो है वो अनुच्छेद 5 और 6 पर प्रभावी है। इट ओवरराइड्स देम। सर, इसका क्या मतलब हुआ कि ये प्रभावी है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म भारत में ही हुआ था, तो अनुच्छेद 5 के हिसाब से तो वो नागरिक हुआ जी। लेकिन अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया, तो फिर अनुच्छेद 7 लागू हो जाएगा और उसकी नागरिकता खत्म मान ली जाएगी। उसे नागरिक बनने के लिए वो परमिट वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। समझ गए सर। ठीक है, अब आखिरी समूह वो भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे, उनके लिए था अनुच्छेद 8। ये उन लोगों के लिए था जो शायद स्वतंत्रता संग्राम के लिए या रोजगार के कारण भारत से बाहर रह रहे थे। वो भी वंश के आधार पर नागरिकता ले सकते थे। शर्त वही कि उनके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। उन्हें बस उस देश में जो भारतीय राजनयिक हैं उनके पास जाकर पंजीकरण करवाना था। तो ये थे अनुच्छेद 5 से 8 जिन्होंने 1950 की स्थिति को संभाला। अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 9 पर। ये एकल निष्ठा का सिद्धांत है। इसका नियम बहुत ही साफ और कठोर है। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः यानी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। एक कहावत है ना, 2 स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती। भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर जो भविष्य की नींव रखते हैं, अनुच्छेद 10 और 11। अनुच्छेद 10 एक तरह से नागरिकता की निरंतरता की गारंटी देता है। ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक है वो बना रहेगा, लेकिन इसमें किंतु है। वो नागरिक बना रहेगा संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन। और यहीं से अनुच्छेद 11 का रास्ता खुलता है। अनुच्छेद 11 संसद का ब्रह्मास्त्र है। ये अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अर्जन यानी एक्विजिशन और समाप्ति यानी टर्मिनेशन और नागरिकता से जुड़े किसी भी अन्य विषय पर कानून बनाने की पूरी असीमित शक्ति देता है। तो सर, इसका मतलब ये है कि संविधान ने तो बस शुरुआत में ये तय कर दिया कि नागरिक कौन होगा और भविष्य के सारे नियम बनाने का अधिकार पूरी तरह से संसद को दे दिया। पूरी तरह से, एकदम सही समझा सोनम, बिल्कुल यही बात है। संविधान ने एक फ्रेमवर्क दिया और कानून बनाने की सारी शक्ति संसद के हाथ में सौंप दी। और इसी शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। इस अधिनियम ने नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और क्षेत्र समाविष्टि से। मतलब अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो वहां के लोग भी नागरिक बन जाएंगे। और जैसे नागरिकता पाने के तरीके वैसे ही नागरिकता की समाप्ति के भी 3 तरीके बताए गए हैं। पहला है परित्याग, यानी आप अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दें। दूसरा है परिवसान, मतलब अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचन, इसका मतलब है सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना। लेकिन ये सिर्फ कुछ गंभीर मामलों में होता है, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह। तो ये 1955 का एक्ट कई दशकों तक हमारा आधार बना रहा, लेकिन समय के साथ कुछ नई चीजें सामने आई। अब हम आते हैं आधुनिक संदर्भ पर। इसमें हम 3 चीजों को संक्षेप में देखेंगे: OCI, CAA और NRC। सबसे पहले OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये साफ कर दूं, ये दोहरी नागरिकता नहीं है। ये भारतीय मूल के लोगों को जो अब दूसरे देशों के नागरिक हैं कुछ अधिकार देता है, जैसे वीजा मुक्त प्रवेश, भारत में काम करने का अधिकार। लेकिन उन पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, जैसे वो वोट नहीं दे सकते और कोई संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते। इसके बाद आता है CAA 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम।
इसके लाभार्थी हैं 6 समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जो 3 देशों यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं। इसके लिए कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 रखी गई है और देशीकरण के लिए जो जरूरी निवास अवधि थी उसे 11 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया है। क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है मौलिक कर्तव्य, मतलब अनुच्छेद 51A। ये परीक्षा के लिहाज से आप समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इससे सवाल पूछे ही जाते हैं और आज हम इसे इस तरह से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। हम एक खास मास्टर कोड का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको सारे मतलब पूरे 11 के 11 कर्तव्य वो भी क्रम से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। सर एक मिनट, अगर ये मूल संविधान में थे ही नहीं तो इन्हें बाद में क्यों और मतलब कब जोड़ा गया? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, इन्हें बाद में जोड़ा गया। शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन से 10 कर्तव्य जोड़े गए थे और फिर काफी बाद में एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे इनकी कुल संख्या 11 हो गई। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अभी। देखिए, परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? सर इनका क्रम याद रखना, सीक्वेंस। बिल्कुल सही। आयोग अक्सर कर्तव्यों का क्रम पूछ लेता है और वहीं पर गलती हो जाती है। तो इसी चुनौती को हल करने के लिए हमारा मास्टर कोड है। हम इसे कहेंगे द AK ट्रिक। हम A से लेकर K तक हर अक्षर से एक कर्तव्य को जोड़कर याद करेंगे। A to K, ठीक है सर। स्क्रीन पर देखिए, ये रही हमारे मास्टर कुंजी। A से एंथम, B से बापू, C से कंप्लीट यूनिटी, D डिफेंस, E इक्वलिटी, F फैंसी कल्चर, G ग्रीन नेचर, H ह्यूमैनिटी, I इंडियन प्रॉपर्टी, J जॉइंट एक्टिविटी और आखिर में K किड्स एजुकेशन। अब हम एक एक करके इन्हें समझते हैं। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले A फॉर एंथम मतलब राष्ट्रगान। कर्तव्य कहता है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये तो सीधा है। हाँ, अब आते हैं B पर। B फॉर बापू। बापू? हाँ, बापू। और बापू से हमें क्या याद आता है? हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ। तो कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। सर बापू से आंदोलन को कैसे याद रखें? मतलब कनेक्शन क्या है? देखिए, बापू यानी महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे, है ना? जी सर। तो बस B फॉर बापू से हम आंदोलन वाले कर्तव्य को आसानी से याद रख सकते हैं। ये एक मेमोरी ट्रिक है। अच्छा ठीक है सर, समझ गई। चलिए, अब तीसरा C फॉर कंप्लीट यूनिटी। इसका मतलब है एकता और अखंडता। कर्तव्य कहता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। इसके बाद है D फॉर डिफेंस। बहुत आसान है, रक्षा। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है। अब आता है E फॉर इक्वालिटी यानी समानता। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना का निर्माण करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। जी, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं F पर। F फॉर फैंसी कल्चर। ये याद रखने का तरीका है। इसका असली मतलब है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा। कर्तव्य कहता है कि हम उसका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। फैंसी कल्चर, हाँ इसे याद रहेगा। अगला है G फॉर ग्रीन नेचर। पर्यावरण। बिल्कुल। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है सर। इसके बाद H फॉर ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। फिर आता है I फॉर इंडियन प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक संपत्ति। एकदम सही। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। जी। अब 10वां J फॉर जॉइंट एक्टिविटी। इसका मतलब है सामूहिक गतिविधि। कर्तव्य कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है। और अब आखिरी K फॉर किड्स एजुकेशन। बच्चों की शिक्षा। संरक्षक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। सर यही वो 11वां कर्तव्य है ना जिसे बाद में जोड़ा गया था? बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम सही। इसे 86th संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट। ठीक है सर। तो चलिए अब इस पूरी लिस्ट को एक बार टेबल में देख लेते हैं।
ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। 51 ए एंथम, बी बापू, सी कंप्लीट यूनिटी, डी डिफेंस, ई इक्वालिटी, एफ फैंसी कल्चर, जी ग्रीन नेचर, एच ह्यूमैनिटी और आई इंडियन प्रॉपर्टी, जे जॉइंट एक्टिविटी और के किड्स एजुकेशन। याद रहेगा आप? जी सर। ए के ट्रिक से अब ये बहुत आसान लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब कुछ सबसे जरूरी बिंदु जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जी। पहला बिंदु, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। नहीं थे, ठीक है। दूसरा, इन्हें 42nd संशोधन यानी 1976 में जोड़ा गया था और तब इनकी संख्या 10 थी। 10, ओके। और तीसरा बिंदु, 11वां कर्तव्य यानी शिक्षा वाला, वो 86वें संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। मतलब सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मूल संविधान में 0 कर्तव्य थे। हाँ। फिर 1976 में 10 हो गए। सही। और 2002 के बाद कुल 11 हो गए। एकदम सही, परफेक्ट। अब आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंचायती राज ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसके पीछे का जो संवैधानिक ढांचा है वो उतना ही जटिल है। और उस ढांचे की बुनियाद है अनुच्छेद 243 जो ए से ओ तक मतलब एक पूरी वर्णमाला की तरह फैला हुआ है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों के लिए ये वर्णमाला किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। हाँ, परीक्षा में ये याद रखना कि ए में क्या था और जी में क्या, ये मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो आज हमारी कोशिश इसी भूल भुलैया को सुलझाने की है। हम इन अनुच्छेदों को कुछ मजेदार ट्रिक्स या कीवर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि हर अनुच्छेद के पीछे का जो लॉजिक है उसे पकड़ना है। हाँ, एक एक करके हम देखेंगे कि कैसे ये अनुच्छेद लोकतंत्र को गांव की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कहानी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी सरकार की बुनियाद क्या होती है? लोग। और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है अनुच्छेद 243 ए के साथ, जिसके लिए हमारे पास कीवर्ड है ए फॉर असेंबली। ये एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है क्योंकि असेंबली का सीधा मतलब है सभा। और 243 ए बात करता है ग्राम सभा की। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जिसे साफ करना जरूरी है। बिल्कुल। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये दोनों एक चीज नहीं है। हाँ, और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ग्राम सभा कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। नहीं, वो उस गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स का समूह है। एक तरह से गांव की अपनी संसद, जहां हर वोटर एक सदस्य है। तो ये लोकतंत्र की सबसे सीधी और जमीनी तस्वीर है। बिल्कुल। अब इतनी बड़ी सभा के रोजमर्रा के काम को चलाने के लिए, फैसले लागू करने के लिए एक छोटी चुनी हुई समिति चाहिए। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 243 बी। सही। जिसके लिए ट्रिक है बी फॉर बिल्ड, यानी बनाना या गठन करना। तो ये एक लॉजिकल क्रम बन गया। ए में असेंबली यानी सारे लोग इकट्ठे हुए, और फिर बी में उन्होंने अपने में से एक कार्यकारी बॉडी बिल्ड की जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। तो ए में नींव यानी ग्राम सभा और बी में उस नींव पर पहली ईंट रखना मतलब पंचायत का गठन। लेकिन सिर्फ गठन का फैसला तो काफी नहीं है। वो पंचायत दिखेगी कैसी, उसमें कितने लोग होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, ये सारे सवाल हमें अगले अनुच्छेद पर ले जाते हैं। अनुच्छेद 243 सी, जिसके लिए ट्रिक है सी फॉर कंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं कॉम्पोजिशन यानी संरचना। तो बी में हमने तय किया कि पंचायत होगी, सी में हम उसका पूरा ढांचा या नक्शा तैयार कर रहे हैं। हाँ, और ये कंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में तय होता है कि पंचायत त्रिस्तरीय होगी या द्विस्तरीय, मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर। बिल्कुल। सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट होगा, अध्यक्ष का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये सारी बारीकियां इसी में आती हैं। तो ए, बी और सी ये तीनों मिलकर पंचायत की नींव रखते हैं, सभा, गठन और संरचना। सही। तो ढांचा अब तैयार है। लेकिन एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ ढांचे से नहीं बनता, वो बनता है समावेश से। मतलब ये सुनिश्चित करने से कि समाज का हर वर्ग उसमें शामिल हो। और यह हमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक पर लाता है, 243 डी। और इसे लेकर जो एक पुरानी ट्रिक बताई जाती है वो है डी फॉर दया। मुझे लगता है ये न सिर्फ गलत है बल्कि अपमानजनक भी है। बिल्कुल। आरक्षण कोई दया या चैरिटी नहीं है। नहीं। इसलिए हमें इस ट्रिक का बदलना होगा। डी के लिए बेहतर कीवर्ड है डी फॉर डाइवर्सिटी या डी फॉर डोर स्टेप रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत अच्छा है।
संविधान का लक्ष्य ही यही है कि सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी हो, विविधता हो। और 243 डी यही करता है। ये महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका मकसद उन वर्गों को सत्ता में लाना है जो हजारों सालों से इससे दूर रखे गए हैं। ये दया नहीं, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो हमने पंचायत बना ली, संरचना तय कर ली और डाइवर्सिटी के सिद्धांत को भी लागू कर दिया। पर ये पंचायत काम कब तक करेगी? इसका कार्यकाल कितना होगा? ये सवाल हमें सीधे ले जाता है अनुच्छेद 243 ई पर। और इसकी ट्रिक बहुत सीधी है। ई फॉर ईयर। ईयर यानी साल, और साल जुड़कर बनता है कार्यकाल। तो 243 ई पंचायतों के 5 साल के कार्यकाल की बात करता है। ये 5 साल की अवधि स्थिरता और जवाबदेही दोनों के लिए जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर कोई सदस्य इस पद के लायक ही ना हो या जीतने के बाद अयोग्य हो जाए? उसके लिए भी प्रावधान है अनुच्छेद 243 एफ में। और इसकी ट्रिक शायद सबसे आसान है। एफ फॉर फेल। एफ फॉर फेल, हाँ ये तो याद रहेगा। जो सदस्य कुछ तय शर्तों को पूरा करने में फेल हो जाता है, मतलब जो अयोग्य है, उसे पद से हटाया जा सकता है। इसमें उम्र, दिवालियापन या दूसरे कानून के तहत अयोग्यता जैसी शर्तें शामिल हैं। तो अब तक हमने पंचायत की नींव रखी, सदस्य चुने, कार्यकाल तय किया और अयोग्यता के नियम भी बना दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ये पंचायत करेगी क्या? इसके पास ताकत क्या होगी? और यहीं से आप देखिए पंचायती राज का असली मतलब शुरू होता है। ये हमें लाता है अनुच्छेद 243 जी पर, जिसकी ट्रिक है जी फॉर जीनियस। जी फॉर जीनियस। ये कैसे? ऐसे सोचिए कि पंचायत को जीनियस बनाना है, उसे प्रभावी बनाना है, तो उसे शक्तियां देनी पड़ेंगी। अच्छा, इस तरह से। जी से पंचायत जीनियस बनेगी और जीनियस बनेगी शक्तियों से। बिल्कुल। ये अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इसी अनुच्छेद से संविधान की 11वीं अनुसूची को शक्ति मिलती है, जिसमें वो 29 विषय दिए गए हैं। हाँ, वो 29 विषय जो गांव के जीवन से सीधे जुड़े हैं। पीने का पानी, सड़कें, ग्रामीण आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य। ये वो काम है जिनके लिए पहले गांव वालों को किसी सरकारी अफसर पर निर्भर रहना पड़ता था। 243 जी ने ये शक्ति गांव के हाथ में दे दी। असल में सत्ता का विकेंद्रीकरण इसी अनुच्छेद में जिंदा होता है। लेकिन शक्ति बिना संसाधनों के, मतलब बिना पैसे के खोखली होती है। बिल्कुल। काम करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? ये सवाल हमें अगले 2 अनुच्छेदों की जोड़ी पर ले जाता है, एच और आई। तो पहले एच। हाँ, 243 एच के लिए ट्रिक है एच फॉर हाई टैक्स। हाई शब्द शायद उतना सही ना हो, पर टैक्स की वर्ड एकदम सही है। सही कहा। ये अनुच्छेद पंचायतों को कुछ स्थानीय कर, शुल्क या फीस लगाने की शक्ति देता है। और ये जमीनी स्तर पर वित्तीय आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। और वित्तीय मामलों का अगला पड़ाव है अनुच्छेद 243 आई। आय, जिसकी ट्रिक है आई फॉर इनकम। और इनकम का हिसाब किताब कौन करता है? वित्त आयोग। बिल्कुल। ये अनुच्छेद हर 5 साल में एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और ये बहुत जरूरी है। ये आयोग राज्य सरकार को बताता है कि उसे अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को देना चाहिए। मतलब बिना इस आयोग के पंचायतें हमेशा राज्य सरकार के रहमो करम पर रहेंगी। हाँ, और उनकी स्वायत्तता सिर्फ कागज पर रह जाएगी। यह अनुच्छेद एक तरह से विकेंद्रीकरण की वित्तीय आत्मा है। तो पंचायत के पास शक्तियां आ गई, कर लगाने का अधिकार आ गया और राज्य से आय का हिस्सा भी सुनिश्चित हो गया। अब जब पैसा खर्च होगा तो उसका हिसाब भी तो रखना होगा। बिल्कुल। और यहीं आता है अनुच्छेद 243 जे। जे, जिसके लिए ट्रिक है जे फॉर जांच। जांच? किसकी जांच? पंचायतों के खातों की, उनके लेखा जोखा की, जिसे हम संपरीक्षा या ऑडिट कहते हैं। अच्छा, तो जे मतलब जांच, यानी अकाउंट्स का ऑडिट। हाँ, ये अनुच्छेद वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। तो अब हमारी पंचायत काम कर रही है, उसके पास पैसा है और हिसाब किताब भी हो रहा है। पर ये सब मुमकिन हुआ कैसे? चुनाव से। बिल्कुल। और पंचायत के चुनाव का जिम्मा किसका है? ये हमें सबसे मजेदार ट्रिक पर ले जाता है, अनुच्छेद 243 के। इसे याद करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। हाँ, मुझे खुद हुई थी। फिर एक दिन आईपीएल देखते हुए किंग्स 11 का नाम दिमाग में आया और अचानक कनेक्शन बन गया। अच्छा। ये से किंग्स 11। 11 की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और ई से बनता है इलेक्शन। अरे वाओ, ये वाकई में एक अजीब कनेक्शन है, लेकिन ये काम करता है ना? के को देखते ही किंग्स 11 और वहां से इलेक्शन याद आ ही जाएगा। बिल्कुल।
और 243 के पंचायतों के चुनाव के लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। तो चुनाव हो गए, अब सवाल है कि ये कानून कहाँ कहाँ लागू होगा। यहाँ भी अनुच्छेदों की एक बहुत तार्किक जोड़ी है। पहले आता है 243L, जिसकी ट्रिक है L फॉर लागू होना, यानी पंचायती राज व्यवस्था का संघ राज्य क्षेत्रों मतलब यूनियन टेरिटरीज पर लागू होना। और L के ठीक बाद आता है 243M, जिसकी ट्रिक है M फॉर मना करना। तो L और M एक सिक्के के दो पहलू हो गए। हाँ, एक कहता है लागू होगा और दूसरा कहता है मना है या कुछ बदलाव के साथ लागू होगा। हाँ, ये अनुच्छेद कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे अधिसूचित आदिवासी क्षेत्रों में इस कानून को लागू होने से रोकता है। ऐसा उनकी विशिष्ट संस्कृति और पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया है। इसके बाद दो छोटे लेकिन जरूरी अनुच्छेद हैं। 243N। N ट्रिक है N फॉर निरंतर। ये एक तरह का ट्रांजिशनल क्लॉज है। मतलब जब 73वां संशोधन लागू हुआ तो जो पुराने पंचायती कानून थे वो 1 साल तक निरंतर बने रहेंगे। हाँ, ताकि व्यवस्था में कोई खालीपन ना आए। और फिर आता है हमारा आज का आखिरी अनुच्छेद 243O। और इसकी ट्रिक है O फॉर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति। सवाल है कि कौन आपत्ति नहीं कर सकता। न्यायालय। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि पंचायतों के चुनाव से जुड़े मामलों में जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर अदालतों में सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब ये सुनने में अजीब लग सकता है कि न्यायालय पर रोक क्यों? सही कहा, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत है। वो है चुनावी प्रक्रिया को अंतहीन कोर्ट केस में फंसने से बचाना। इसका मतलब ये नहीं कि धांधली हो तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसके लिए चुनाव के बाद चुनाव याचिका का एक अलग कानूनी रास्ता है। लेकिन प्रक्रिया के बीच में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा ताकि लोकतंत्र का काम चलता रहे। तो ये है ए से लेके ओ तक का पूरा सफर, एक विचार से शुरू होकर एक पूरी स्थानीय सरकार बनाने तक की कहानी। बिल्कुल। तो एक बार अगर पूरी कहानी को फिर से देखें, हमने ए से असेंबली बुलाई, बी से पंचायत बिल्ड की, सी से उसका कंस्ट्रक्शन तय किया, फिर डी से डाइवर्सिटी सुनिश्चित की, ई से उसका ईयर यानी कार्यकाल तय किया और एफ से फेल होने वालों के लिए नियम बनाए, फिर जी से उसे जीनियस बनाने के लिए शक्तियां दी, एच से टैक्स और आई से इनकम का इंतजाम किया, और जे से उसकी जांच करवाई, के में किंग्स 11 से इलेक्शन करवाया, एल में उसे लागू किया, एम में कुछ जगह मना किया, एन से निरंतरता बनाए रखी और ओ में अदालती ऑब्जेक्शन पर रोक लगा दी। इन कीवर्ड्स के जरिए ये जटिल ढांचा एक तार्किक कहानी में बदल जाता है।